सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, थोड़ी सी और जोरदार। हमारे साथ हैं दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टॉपर, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की डिग्री और उसके बाद दिल्ली की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे कि कैसी हैं आप? बर्डनड है? हाँ, नहीं, बहुत रिलैक्स्ड है? अभी क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, चुनाव का समय है। चुनाव के समय रिलैक्स्ड तो शायद होना पॉसिबल नहीं है। ये जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, जैसे इनका फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो चुनाव नेताओं के लिए हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है हमारे 5 साल के काम का। तो रिलैक्स्ड तो नहीं है, पर लोगों के बीच में है। अच्छा मैम, अभी जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी तो मैं आतिशी कहने के बाद रुक गई। अब आतिशी मारलेना, आतिशी सिंह, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया। तो नाम क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि अभी भी आपने जब अभी नॉमिनेशन फाइल किया तो एफिडेविट में आतिशी मारलेना है, तो नाम क्यों बदलना पड़ा? ये क्या है, थोड़ा बताइए यंग जनरेशन का। वैसे मुझे इस बात पे थोड़ा दुख तो व्यक्त करना पड़ेगा कि ये कहने के बाद कि ये दिल्ली की सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री हैं, आपका पहला सवाल मेरे काम पे नहीं है, पहला सवाल मेरे नाम पे है। तो ये हमारे मीडिया चैनल्स के लिए भी सोचने की बात है कि हम भी पॉलिटिक्स में किस तरह की चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आप चाहें तो मुझसे पूछ सकती थी कि इतने पढ़ने लिखने के बाद आप पॉलिटिक्स में कैसे आई। आप मुझसे ये पूछ सकती थी कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में कम आते हैं। आप मुझसे पूछ सकती थी कि पिछले 10 साल में मैंने एजुकेशन में क्या काम किया है। आप मुझसे पूछ सकती थी कि एक दिल्ली की यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर होके मुझे कैसा लगता है। लेकिन कई बार मैं मानती हूँ कि हमारा मीडिया नैरेटिव भी पॉलिटिक्स के बारे में गलत सवाल पूछ रहा है। तो ये आई थिंक ये हमारे लिए भी सोचने की बात है कि जब फिर पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारों से हम बाद में सवाल पूछते हैं कि जी ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, उसका नैरेटिव भी हम ही सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतने सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, इन सारे यंगस्टर्स और टीवी चैनल्स को देखने वालों को आपने एक बार में मैसेज दे दिया कि काम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन तो ये मुझे मैं ये आपको जरूर कहूंगी। देखिए, नाम में क्या है, मैं आपसे पहले भी बता सकती हूँ, मैंने नाम एक्चुअली एक बार ही नहीं 2 बार ही बदला है। मैंने बहुत साल पहले अपना सरनेम जो सिंह है उसको ड्रॉप कर दिया था। इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जाति का बोलबाला है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं सबसे पहले वो आपकी कास्ट जानना चाहते हैं। आप सरनेम नहीं यूज़ करते तो वो पूछते हैं जी क्या सरनेम है। वो आपको अपने एक सामाजिक ढांचे में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कौन ऊपर है, कौन नीचे है, हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे ऊपर नीचे हैं। तो मैंने बहुत साल पहले अपना जो सरनेम था सिंह, वो बहुत पहले यूज़ करना छोड़ दिया था। मार्लिना मेरा सेकंड नेम है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आई, आप जैसे बहुत सारे लोग मिल गए जो सिर्फ नाम पे बात करते थे। फिर मैंने ये सोचा कि नाम पे बात से ज़्यादा काम पे बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना सेकंड नेम भी ड्रॉप कर दिया। पहले तो सिंह छोड़ा था, उसके बाद मार्लिना भी छोड़ दिया। अब सिर्फ आतिशी का नाम मैं यूज करती हूँ। सिर्फ आतिशी है तो चलिए, खैर पहले ही सवाल में बहुत सारी नाम पर बात हुई। काम पर अगर मैं आऊँ तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, और जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री, कितने घंटे काम करते हैं? ये आजकल ना फैशन हो गया है ये वाला कि कितने घंटे आप काम करते हैं। एक्चुअली लार्सन एंड टर्बो के जो चेयरमैन है, उनके 90 घंटे काम करने वाले बयान पर, और फिर नारायण मूर्ति देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कह चुके हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए। तो ये देखिए, मुझे ये लगता है, मैं ये मानती हूँ, हो सकता है मैं दिन में 12 घंटे काम करती हूँ, हो सकता है मैं दिन में 14 घंटे काम करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कितने घंटे काम किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है आपने दिल्ली के लोगों को क्या डिलीवर किया।
अगर आप 6 घंटे काम करके डिलीवर कर सकते हैं, आप 6 घंटे काम करिए। आपको अगर डिलीवर करने के लिए 12 घंटे काम करने की जरूरत है तो आप 12 घंटे काम करिए। मैं 16 घंटे काम करके भी दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली ना दे पाऊँ, सस्ती बिजली ना दे पाऊँ, अच्छे स्कूल ना दे पाऊँ, अच्छे कॉलेज ना दे पाऊँ, युवाओं को नौकरियां ना दे पाऊँ, तो फिर जो आजकल सुनने में आता है कि हमारे कुछ नेता 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम यही करते कहने हैं, वाली थी मैं इतने आगे। घंटे काम करने का कोई फायदा नहीं नहीं, है। एक नैरेटिव ये भी है ना। हमें डिलीवर करना होगा। नहीं, एक नैरेटिव ये भी है आतिशी जी, भाई पॉलिटिक्स में भी एक कंपटीशन है, सीट के लिहाज से और बाकी और तमाम लिहाज से भी, वोट शेयर के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि 24/7 काम करते हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से एक भी छुट्टी नहीं ली। तो ये भी एक नैरेटिव है। देखिए, मैं तो इसको कैसे पूछूं, काउंटर मैं तो करेंगे ये फिर? कहूंगी कि सवाल ये नहीं है कितने घंटे काम करते हैं, सवाल ये है कि आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट यूथ बेरोजगार क्यों है। सवाल ये है कि जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तब डॉलर शायद 63 रुपीस पे था, तब इनके सारे नेता कहते थे 40 पे लेके आ जाएंगे। आज मेरे ख्याल से कल सुबह का आंकड़ा डॉलर 86 पे पहुंचा हुआ है, एट एन ऑल टाइम लो। आज आपके देश में आप हंगर इंडेक्स पे देखिए, भारत सबसे नीचे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे दुनिया भर के देशों में देखिए, भारत सबसे नीचे। तो 24 घंटे काम करके फायदा क्या हो गया जब आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, इकोनॉमी को नहीं बढ़ा पा रहे। इससे अच्छा कम काम करके एक्चुअली लोगों को नौकरी दे दें, अच्छी एजुकेशन दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। तो मैं तो चाहूंगी कुछ घंटे कम काम करके इन यंग लोगों को कुछ डिलीवर कर दें। तो काम कम हो लेकिन डिलीवरी ज़्यादा हो। अब उसी डिलीवरी पर मैं अगर आऊँ तो दिल्ली में एक बेनिफिशियरी क्लास के चलते एक हिस्टोरिक विन 2015 में, एंड इटसेल्फ अगेन हिस्टोरिक विन इन 2020। अभी का चुनाव ये मुश्किल चुनाव है क्या? क्योंकि अपने ही बार को कॉम्पीट करना है, 67 सीटें, 62 सीटें, मुश्किल चुनाव है इस बार। देखिए, हर चुनाव मुश्किल होता है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। आप 2015, अगर आप ही अपने चैनल के आर्काइव्स उठा के देखिएगा और आप 2015 के आम आदमी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू देखिए, आप अपना 2020 के जो हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू उठा के देखिए, तब भी आप यही सवाल पूछ रही होंगी कि ये चुनाव बहुत मुश्किल है। फाइनली चुनाव आसान या मुश्किल है कि नहीं है, ये इस बात पे मैं मानती हूँ डिपेंड करता है कि जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इनके यहाँ पे दिल्ली के लोग क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के काम से खुश हैं या नहीं है? चुनाव आसान है या मुश्किल है, ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है। और अगर लोग सरकार के काम से खुश हैं तो वो उनको वोट देंगे, अगर खुश नहीं है तो किसी और को वोट देंगे। किसी और को वोट देंगे। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया और मेरा अगला सवाल उन्हीं पर था कि 2020 का जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कई जगहों पर एक बयान दिया था कि अगर 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो अगले चुनाव में मुझे वोट मत देना। इन 2025 इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो जो वो पुराना बयान था, हालांकि ये कन्फेस कर लेना कि हम नहीं यमुना साफ कर पाए, तो क्या जब अरविंद केजरीवाल के चेहरे का जिक्र आता है तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई एक ऐसी पार्टी जो कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज के चुनाव में बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल का है, करप्शन का है, शराब घोटाले का है, मैं उसमें तथाकथित जोड़ देती हूँ। तो ये एक निश्चित तौर पर एक टफ डिफिकल्ट बैटल है क्या दिल्ली का? आप दिल्ली के लोगों से बात करिए, ये मुद्दे सो कॉल्ड करप्शन, सो कॉल्ड सीएम आवास, सो कॉल्ड और क्या कहा आपने? शीश महल कहा, हाँ, बंगला शीश नहीं महल लूंगा, कहा, गाड़ी बंगला। नहीं लूंगा, पोल्यूटेड यमुना के बारे में मैंने बात की। पोल्यूटेड यमुना के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन जो ये बाकी मुद्दे आपने उठाए, ये दिल्ली के लोगों के मुद्दे नहीं है, ये नोएडा के स्टूडियोज के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मुद्दे हैं। दिल्ली के लोगों के मुद्दे क्या हैं? दिल्ली के लोगों को पता है कि इस साल पीक गर्मी पड़ी, 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा, लेकिन दिल्ली एक इकलौता राज्य था जहां पे 24 घंटे बिजली आई। इनके जो दोस्त और रिश्तेदार
फरीदाबाद में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में रहते हैं, उनके घर पे 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे थे, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही थी। ये है लोगों का मुद्दा। नहीं, लेकिन एक परसेप्शन मैं का भी बताती हूँ बात कि होता है ना पब्लिक का, आतिशी जी, तो मैं मैं अगर तो क्योंकि आप तो ये जो परसेप्शन पे चुनाव लड़ते रहे ये हैं। तो इसीलिए मैं कह हाँ। रही हूँ कि पब्लिक के मुद्दे क्या हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी स्टूडियोज के मुद्दे क्या हैं, उसमें अंतर है। इन युवाओं का मुद्दा क्या है? इनके लिए मुद्दा है कि अगर ये स्कूल खत्म करके इनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, इनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनका मुद्दा ये है कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अगर हम निकलते हैं, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनका मुद्दा ये है कि जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, हम सेफ होंगे या नहीं होंगे, हमारे घर में किडनैपिंग की कॉल तो नहीं आ जाएगी, एक्सटॉर्शन की कॉल तो नहीं आ जाएगी। ये हैं जनता के मुद्दे, ये हैं दिल्ली के लोगों के मुद्दे, जिन पे वो अपना वोट 5 फरवरी को डालने जाएंगे। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज, आप रियल इश्यूज की बात कर रही हैं, लेकिन एक परसेप्शन पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, और मैंने उन 3 शब्दों का जिक्र किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस परसेप्शन पर आम आदमी खड़ी हुई थी। हम खुद रामलीला मैदान, दफ्तर की जॉब, दफ्तर की शिफ्ट पूरी करके हम खुद रामलीला मैदान जाया करते थे। उस परसेप्शन को डेंट है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं बचा जिसके घर पे रेड नहीं हुई, जिसके ऑफिस पे रेड नहीं हुई, जिसके लॉकर पे रेड नहीं हुई, जिसके गांव में रेड नहीं हुई। 1 रुपया भी कहीं पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। हम ये देखते थे बचपन से, जब से हम बड़े हुए, जब से ये सीबीआई और तब ईडी की जगह दूसरी एजेंसी होती थी, ये जब अपने छापे मारते थे तो क्या मिलता था? बड़े बड़े ढेर कैश के मिलते थे। उसकी रंगोली बनाते थे कैश की, उसे लिखते थे CBI। सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनीज के कागज मिलते थे, प्रॉपर्टी के कागज मिलते थे, जी कुत्ते के नाम पे मकान खरीदा हुआ है, यही होता था। आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ पे क्या मिला? मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में एक उनके बच्चे का चांदी का झुनझुना मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता तो कुछ तो मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और दिल्ली के लोग सब समझते हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि पूरी देश की राजनीति में क्या हो रहा है, कि जिन नेताओं पर, जो ऑपोजिशन के नेताओं पर ईडी सीबीआई के केस किए जाते हैं, अब महाराष्ट्र में देखिए एनसीपी के ऐसे ऐसे नेता, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जिनको पीएम खुद कहते थे कि जी जेल में डालेंगे, जी चक्की पीसिंग करेंगे, वो उन पे सीबीआई ईडी के केस किए, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक साफ हो गए, अब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। बताइए, कहीं कुछ और तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये एक के बाद एक हर राज्य में हुआ। ये आसाम में हुआ हेमंत बिस्व शर्मा के साथ, ये वेस्ट बंगाल में हुआ शुभेंदु अधिकारी के साथ, बस दिल्ली में नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन दिल्ली कहीं में भी कुछ डिस्कम्फर्ट है क्या, कहीं कुछ असहजता है क्या, कि वो जो बॉक्सेस खाली थे, वो एहन चुनावी मौके पर आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में शामिल कर रही है। भाई, महिला सम्मान 1000 रुपए देने का ऐलान बजट में हुआ, बाकायदा 2000 करोड़ का बजट अलोकेट हुआ, और मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और दिसंबर में आकर आपने कहा कि भाई एडिशनल अब हम 2100 देंगे, लेकिन देंगे कब? जब चुनाव के बाद लौट कर आएंगे। तो ये इतना डिले, डिलीवरी, जिस डिलीवरी की बात करते हैं उसी में डिलेज हुआ। देखिए, आपको भी पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के काम रोकने की कोशिश जिस तरह से हुई है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में किसी पार्टी को इतना परेशान नहीं किया गया होगा। जब से हमारी सरकार बनी, कभी कोई गलत नोटिफिकेशन निकाल के, कभी एलजी साहब के माध्यम से हमारे काम रोकने की कोशिश हुई। हमने लड़ के, झगड़ के दिल्ली वालों के काम करवाए। तो आखिरकार जब कोई पॉलिसी सक्सीड नहीं हुई तो हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। ये भी एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने बिल्डअप किया क्या? शीला दीक्षित का एक मैं पुराना इंटरव्यू सुन रही थी, उनसे यही पूछा गया कि भाई
दिल्ली इज नॉट अ कंप्लीट स्टेट, पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मसला तो चलेगा, आधा आधा हिस्सा एलजी को जाता है, आधा हिस्सा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जाता है। शीला दीक्षित ने कहा कि भाई ये सिचुएशन तो हमारे समय पर भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एवरी वीक वी शेड्यूल अ मीटिंग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो रिजॉल्व करनी होती है चीजें नैरेटिव बनाने के बजाय। तो ये भी एक नैरेटिव बिल्डअप किया बिल्कुल गया भी कि नहीं, LG काम नहीं बिल्कुल करने भी देते। नहीं। जब हमारी सरकार फरवरी 2015 में बनी, जो पावर शीला दीक्षित जी के पास होती थी, उस पावर को मई 2015 में हमारी सरकार से एमएचए ने, होम अफेयर्स ने छीन लिया, एक नोटिफिकेशन निकाल के कि अफसरों पर अब दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, दिल्ली सरकार के अफसरों पे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। 8 साल हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस लड़ाई को लड़ा और कोर्ट ने आदेश दिया कि ये ऑर्डर गलत था, गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, और उन्होंने कहा कि ये सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए और संविधान देता है। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 8 दिन के अंदर वो फिर से एक कानून लेके आ गए हमारी पावर छीनते हुए। तो देखिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली वालों के लड़ने के लिए हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले 10 साल में। और आप इस बात को देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलिए हम तो आधे राज्य की आधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तो 20 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है। मैं चैलेंज देती हूँ उनको, वो कोई एक राज्य बता दें जहां पे वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं पूरी पावर होने के बाद। मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि वो कोई एक राज्य बता दें जहां पे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। वो कोई एक राज्य बता दें जहां पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जेई और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है मैम। इन्होंने हमारी पावर छीनी, हमें रोकने की कोशिश करी, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन हम भी बहुत ढीठ हैं जी। दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनका काम हम करके रहेंगे, नहीं, लेकिन चाहे ये कितनी भी प्रताड़ना कर लें। आप ये बताइए, दिल्ली के पास एक लिटरेट मुख्यमंत्री है, पढ़ी लिखी, और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, ये भी मैं एक एडिशनल एडजेक्टिव जोड़ देती हूँ, लेकिन वही मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसकी कुर्सी को खाली छोड़ती हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठती हैं। ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हाउ इट कुड बी वैकेंट? दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद वैकेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री मैं हूँ, संविधान की मैंने शपथ ली है। से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको खाली छोड़ा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि दिल्ली के लोगों को भी पता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ वो गलत हुआ। उनको भी पता है कि ऐसा ईमानदार नेता इस देश के इतिहास में कभी नहीं आया, नहीं, लेकिन जिसने ये दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। और उस आदमी को परेशान कर करके पहले उसके काम रोकने की कोशिश करी, काम नहीं रुक पाए तो एक एक करके उनके मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला कि हेल्थ सेक्टर का काम रुके, वाटर सेक्टर का काम रुके। फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला कि एजुकेशन सेक्टर का काम रुके। जब कुछ भी नहीं चला तो अरविंद केजरीवाल जी को खुद उठा के जेल में डाल दिया। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी पहले कहा था कि सीबीआई इज लाइक अ केज्ड पैरट। 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बारे में ये कहा कि पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं ये केंद्रीय जांच एजेंसियां, कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। आपने सोचा था आतिशी कि अरविंद केजरीवाल लौट कर आएंगे, और हिस्टोरिकली ही वाज द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए, और इंटायरली उनके पीरियड में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल रहते हुए, जेल से बाहर आए और इस्तीफा दिया। आपने सोचा था कि वो रिजाइन करेंगे और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये सोचा था? एवर इट वाज इन योर ड्रीम?
नहीं नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो, अपेक्षा भी नहीं थी आपकी? मैं ये बताऊं तो हमारी नज़र में दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली के लोग उनसे प्यार करते हैं, ये सच्चाई है। आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी, आप उनकी पदयात्राएं देखिए, वो जब इलाके में जाते हैं वो देखिए, बाकी सब जो नेता होते हैं उनमें लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं। पहले एक सिक्योरिटी वाला होता है, फिर रस्सी होती है, फिर एक और बैरिकेड होता है, और इतनी दूरी पे पब्लिक होती है। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, वो सड़क पे निकलते हैं, लोग उनको लिपटते हैं, बुजुर्ग महिलाएं उनको कंधे से, उनको हाथ से रोकती यहाँ हैं, पर मेरा उनके एक सिर पर छोटा हाथ सा रखती हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है मैम। So यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। there is a love and affection जो दिल्ली के लोगों का उनके प्रति है। नहीं, लेकिन जिस वीवीआईपी कल्चर का वो विरोध किया करते थे 2013 के रामलीला मैदान ग्राउंड में, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो मैं खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनकी रैलीज में रही, और बाकायदा वीवीआईपीज के लिए अलग लेन होती थी। तो ये एक अलग सा बदलाव हुआ क्या? आम आदमी पार्टी में भी हुआ? आप कभी आइए, आप कभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा। मैं तो कई बार हंसती हूँ, मतलब खास करके बुजुर्ग महिलाएं, वो ऐसे उनको पकड़ लेती हैं, उनको लिपट लेती हैं, उनको झप्पी मारती हैं और छोड़ती ही नहीं है। ये एक प्यार होता है। आप इसको बहुत रेयरली कभी राजनीति में देखेंगे। आप रेयरली देखेंगे कि पॉलिटिकल रैलीज और पॉलिटिकल मीटिंग्स में आम आदमी पार्टी के आने से पहले ना जनरली पुरुष ही आते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदयात्राओं में अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए इतनी महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, बच्चे तक आते हैं। अच्छा, मैं महिलाओं पर आप आ गई हैं और समय अब थोड़ा सा कम है, वाइंड अप करना है, लेकिन दिल्ली की इतनी स्ट्रांग मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने क्यों लगती हैं, आंसू क्यों छलक आते हैं? ऐसा कौन सा वो एक इमोशनल लेवल पर पहुंचा मन कि देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं ना, तो बहुत कीचड़ उछाला जाता है, बहुत गाली गलौज होता है, और ओवर द इयर्स क्या कहें, हम थोड़े थिक स्किन्ड भी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार की बात आती है तो इंसान थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है। अच्छा, रमेश बिधूड़ी, और रमेश बिधूड़ी जी ने सिर्फ मुझ पर गंदी बातें नहीं कही, सिर्फ प्रियंका गांधी जी पे नहीं कही, उन्होंने मेरे बुजुर्ग और बीमार पिताजी को गालियां दी। तो मुझे लगता है कि कुछ गिरने की कोई सीमा भी होती है। तो जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, इंसान को अपने परिवार से अटैचमेंट तो होता ही है। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने उसके बाद भी कहा कि घड़ियाली आंसू थे और ये सारी चीजें फिर कहते। देखिए क्या है कि हर इंसान अपनी बोलचाल में और अपनी भाषा में अपना चरित्र दिखाता है। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी ने एक हफ्ते में चुनाव लड़ते लड़ते अपना गुंडागर्दी का, अपना गाली गलौज का, अपनी महिलाओं से अभद्रता का चरित्र दिखा दिया। और इसका एज मिलेगा कालका जी में आपको। देखिए क्या है, कालका जी का चुनाव ना बहुत क्लियरली दो तरह की राजनीति के बीच में हो गया है। एक है एक पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग जो पॉलिटिक्स में आए, उनकी राजनीति, और दूसरी गाली गलौच और गुंडागर्दी की राजनीति। तो मुझे लगता है कि कालका जी के लोग बहुत क्लियर हैं कि वो कहाँ पे वोट करने वाले हैं। वोट करेंगे। वरुण बैठे हैं सामने, वरुण प्लीज आस्क। मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या दिल्ली की पॉलिटिक्स फ्री विश पर हो गई है? फ्री की सेवाएं, फ्री की तमाम चीज़ें, पूरा एक नैरेटिव सेट हो गया है। अब वही कांग्रेस कर रही है, वही बीजेपी कर रही है, आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा पैसे देगा सोचेंगे उसके बारे में। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है दिल्ली के अंदर? फ्री भी क्या होता है? जो एमपीज और वीवीआईपीज को घर भी फ्री में मिले, सारी बिजली पानी फ्री में मिले, सरकारी गाड़ी फ्री में मिले, वो फ्री भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को लाखों करोड़ के लोन माफ हो जाए, वो फ्री भी नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब परिवार को जो एसी भी नहीं इस्तेमाल कर रहा 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, वो फ्री भी हो गया। एक लड़की को कॉलेज जाने के लिए, जिसको हो सकता है कि दूरी की वजह से एक लोअर मिडिल क्लास के माता पिता एक बच्ची को कॉलेज नहीं भेजते,
उसको बस की टिकट फ्री मिल जाए और वो कॉलेज में पढ़ाई कर पाए, वो फ्री भी हो गया। एक परिवार को अपने बेसिक वाटर यूजेज का राइट मिल जाए, वो फ्री भी हो गया। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी ने किया है, हमने एक आम परिवार को एक बेहतर, एक डिग्निफाइड जिंदगी देने का काम किया है। पहले गरीबों के बच्चे टीन टप्पर वाले स्कूल में पढ़ते थे, बरसात में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। इन्हीं बच्चों पर सवाल पूछूंगी आतिशी। एक सवाल सुकेश पूछना चाह रहे हैं। आतिशी जी, पिछला 2 चुनाव 15 और 20, वो चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो गया। कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो सब आप लोगों ने खा ली। अब इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश में है। तो क्या ये डर है, और क्या आप इन हाइंडसाइट देखें कि इंडिया ब्लॉक में शामिल होके एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़के और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये जो आम जनता है उसको थोड़ा कंफ्यूजन उसके दिमाग में है कि कभी तो साथ लड़ते हैं, अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, और बीजेपी के लिए कहने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है। और एक दूसरा सवाल, उन्होंने लाइटर नोट, अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो गई। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, चंपई सोरेन बने थे, जब दोबारा बन गए हेमंत सोरेन तो पार्टी बदल ली उन्होंने। अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्यमंत्री पद से, मुझे ही एडिटर से हटा के कुछ और बना दिया जाए तो मुझे दुख होगा। तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब मिल गया, आगे फिर जीतेंगे तो अरविंद को ही बनना है। मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटना क्या खराब लगेगा। मैं तो आपको दूसरी बात कहूंगी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव था कि एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके परिवार में कोई पैसे वाला नहीं है, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, जिसके पिताजी मंत्री नहीं है, जिसके नाना जी गवर्नर नहीं है, 2013 में जब ये पार्टी पहला चुनाव लड़ती है, मैं इस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता थी। ये आम आदमी पार्टी में ही संभव है कि 10 साल में एक सामान्य परिवार की लड़की एक आम कार्यकर्ता से दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए। ये किसी और पार्टी में संभव नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि ये आम आदमी पार्टी की खासियत है और ये अरविंद केजरीवाल जी की खासियत है, जो वो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आए, और सिर्फ बैकरूम पॉलिटिक्स में नहीं कि जी बैठ के रिसर्च करो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के नोट्स बनाओ। वो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आए, हमें विधायक बनाया, हमें मंत्री बनाया, हमें एमपी बनाया। ये आम आदमी पार्टी की खासियत है। जो दूसरा आपका कांग्रेस पे सवाल है, देखिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत एक वेरिएबल है इस चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का कोई अपना कोई खास वजूद है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट वेस्ट करेंगे। अच्छा, चलते चलते आतिशी जी एक आखिरी सवाल में इन सारे बच्चों के बिहाफ पर पूछ रही हूँ गरिमा, one question. कि हाँ मानक प्लीज। मेरे भी 2 सवाल हैं आतिशी। ओके। पहला, संदीप दीक्षित बार बार कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में शर्तें लगाई हैं, ना वो ऑफिस जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। तो क्या आपने कोई प्लान बनाया है, अगर चुनाव जीत गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये जमानत की शर्तें हटाइए, पब्लिक मैंडेट, जनता का मैंडेट हमें मिला है और मुख्यमंत्री को काम करने दीजिए? क्या आपने ये प्लान बनाया है? और दूसरा सवाल, क्या शीला दीक्षित के 15 साल के काम को, जो आप पहले कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर जो कि केंद्र में तब भी था, तब भी आपने शीला दीक्षित को लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कटघरे में खड़ा किया,
अब आप कहते हैं कि शीला जी का आप सम्मान करते हैं, कुछ राजनीतिक यथार्थ को आपने स्वीकार करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं क्या, जिसे बीजेपी और सब लोग यू टर्न कहते हैं, यू टर्न मारे हैं आप? दो सवाल है मेरे। देखिए, शीला जी के काम पे सवाल करना और शीला जी का सम्मान करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आज भी हम उनके काम पर सवाल तो करते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आप दिल्ली में रहते हैं कि नोएडा में रहते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी दिल्ली में बिताई है और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मी पंखा छल छल के हमें सुलाती थी, इतने लंबे लंबे पावर कट होते थे दिल्ली में। 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के ब्लैकआउट हुए हैं दिल्ली में। तब 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड होती थी, 8 घंटे बिजली जाती थी। इस साल दिल्ली में 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड हुई, फिर भी 24 घंटे बिजली आई। तो मैं कैसे शीला दीक्षित जी के काम पे सवाल ना उठाऊं? इसका मतलब है संभव था, हमारी सरकार ने करके दिखाया। पर मैं शीला दीक्षित जी के काम पर सवाल उठा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं और मैं तो ये मानती हूँ हम अपने सब विपक्षी नेताओं के साथ सम्मान पूर्वक राजनीति करते हैं। मैं तो देखती हूँ, मैं तो वो इतनी गाली गलौज करते हैं, मैं अभी भी रमेश बिधूड़ी जी को जी कह के ही बुलाती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना एक डीएनए होता है। लेकिन मैं चलते चलते आतिशी जी एक आखिरी सवाल ये पूछती हूँ इन सारे बच्चों के बिहाफ पे, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है। अच्छा, छूट गया। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे बहुत शर्तें हैं। देखिए, 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शर्तें ही शर्तें हैं। इन शर्तें ही शर्तों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया है जो 20 साल में 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर पाई। तो शर्तों के साथ हमें काम करना आता है, आगे भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन आतिशी जी, क्या वो जो राइट टू ब्रीथ है हम सब दे देंगे? हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं, मुफ्त बस की यात्रा भी दे रहे हैं, संजीवनी भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और दलितों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, बट द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इज ऑक्सीजन। और हम अपने इन सारे बच्चों को क्या ये श्योरिटी, क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में ये सांस ले पाएंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं ये भी चाहूंगी, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अक्रॉस कंट्री। नो, दिल्ली अमंग ऑल। दिल्ली भी पोल्यूटेड है, सोनीपत भी पोल्यूटेड है, बल्लभगढ़ भी पोल्यूटेड है, बीकानेर भी पोल्यूटेड है, इंदौर भी पोल्यूटेड है, ग्वालियर भी पोल्यूटेड है, लखनऊ भी पोल्यूटेड है, बनारस भी पोल्यूटेड है, पटना भी पोल्यूटेड है। आप इस बात को समझिए, जस्ट बिकॉज हम लोग दिल्ली में रहते हैं इसलिए हमसे दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं। लेकिन सुन लीजिए ना गरिमा जी, हाँ, ये बड़ी सुन तो लीजिए, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए। अगर आपको ही बोलना था तो आप हमें बुलाती क्यों हैं? अभी आप पूछ रही हैं सवाल, तो जवाब भी सुनिए। पोल्यूशन जो है, दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवार नहीं बनी हुई है। आज भी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, आपका स्टूडियो नोएडा में है। नोएडा में भी हवा में आप सांस नहीं ले सकते। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार से आज तक कोई सवाल पूछा? योगी जी आए क्या? मैं तो यहाँ पे बैठ के आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपका स्टूडियो नोएडा में है, योगी जी आए क्या? योगी जी ने कभी इस सवाल का जवाब दिया क्या? आप योगी जी को छोड़िए, अगर पोल्यूशन की समस्या साल में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नॉर्थ इंडिया के 8 राज्यों में होती है, तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार में आप प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर को तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी पोल्यूशन पे एक शब्द नहीं बोलते। नहीं, लेकिन कोई काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जबकि आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपने थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। लेकिन दिल्ली के पड़ोस में, एनसीआर में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। दिल्ली ने अपने सारे ईंट के भट्टे बंद कर दिए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, हरियाणा में, यूपी में 3,500 ईंट के भट्टे हैं। तो क्या उनका पोल्यूशन दिल्ली में नहीं आएगा? दिल्ली ने अपनी सारी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया।
आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है, देश की नहीं दुनिया की। आनंद विहार को हम सबसे पोल्यूटेड स्पॉट मानते हैं दिल्ली का, वहां पे सारी बसेस सीएनजी और इलेक्ट्रिक हैं। सड़क पार करिए कौशाम्बी के बस स्टैंड पे, अच्छा, चलते सारी ये बसेस तो, डीजल हाँ, हैं। आतिशी तो जी, मेरा ये ये तो कह रिक्वेस्ट दीजिए है, चलते मेरा चलते कि मेरा क्या ये ये रिक्वेस्ट yet to achieve मेरा है ना? मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार इसी फोरम पे हाँ, मुझे भी बुलाइए, यूपी के सीएम को भी बुलाइए, हाँ। हरियाणा के सीएम को भी बुलाइए, राजस्थान के सीएम को भी बुलाइए, और देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भी बुलाइए। प्रधानमंत्री जी तो शायद आएंगे नहीं सवालों का जवाब देने के लिए, तो ये तो yet कम से to- कम एनवायरनमेंट मिनिस्टर तो आके पॉलिसीज बताएं। हम तो बता रहे हैं कि मतलब हमने आप कह पिछले रही 10 हैं साल कि ये में क्या किया है। कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी है ये, और yet to achieve है, यस, yet to achieve है और Yes. कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी है। तो एक बार और जरा चलते चलते दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री तो अभी नहीं कहना मुनासिब होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस ज़ील के साथ चुनावी मैदान में है उनको शुभकामनाएं दीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।